मुझे 6 क्लास के अंदर अपना पर्पज मिल गया था। और मिला कैसे था कि पिता से 65 की और 71 के युद्धों की दास्तानों को सुना था। फिर 6 क्लास में ही एक सूरवीर योद्धा की कहानी को पढ़ा था कि एक अकेला हिंदुस्तान का सैनिक पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और 9वें पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। पिता बताया करते थे कि युद्ध के दौरान न खाना मिलता है, न पानी मिलता है, न सोना मिलता है, चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं, फिर भी लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है। बच्चे थे, जिज्ञासा जागृत हुई, ऐसे कैसे हो सकता है? बिना खाना खाए, बिना सोना सोए हुए इंसान जिंदा कैसे रह सकता है? काम कैसे कर सकता है? और उसी जिज्ञासा ने एक भाव को जन्म दिया कि मुझे उस परिस्थिति में, उस स्थिति में जीना है, उसको देखना है। और उसी भाव से मन के अंदर सैनिक का वो भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे तो फौजी बनना है, लेकिन पर्पज क्लियर हो गया था, फौजी क्यों बनना है? युद्ध लड़ना है। 10 साल का बच्चा होगा 6 क्लास में, 10-11 साल का, उसको युद्ध की ABCD नहीं मालूम है, लेकिन उस समय से ही बस ये था कि सैनिक हूं और युद्ध लड़ रहा हूं। वो सपने को देखा नहीं था, उस सपने को जिया था। और जब हम सपना जीने की बात करते हैं तो कहां से जिया जाता है? वो यहां से जिया जाता है, सोल से, आत्मा से। वो सोल, वो आत्मा हमारे उस परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु का अंश होती है। और जब आपके सपनों को के अंदर आपका परमात्मा शामिल हो गया तो आपके सपनों को साकार होने से दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। आपके सपने वो साकार जरूर होंगे। और इसके लिए एक फॉर्मूला है कि अगर आप अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इसका एक फॉर्मूला है। HDFC का नाम सुना है ना? HDFC, ये तो बैंक का नाम है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लेकिन इसको ये हमारे जीवन से भी संबंध रखता है। अगर आपका पर्पज आपको मिल गया, H हार्डवर्क, पर्पज आपसे हमेशा हार्डवर्क कराएगा। D डिजायर या डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं होते तो आपको वो लक्ष्य नहीं मिल सकता है। फोकस, आपका जो हमेशा फोकस होना चाहिए, निरंतर फोकस अगर आपका बना रहेगा तो आप अपने लक्ष्य को, अपने उस उद्देश्य को पहुंच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सी सैक्रिफाइस। जब हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अपनी इच्छाओं का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से सो नहीं सकते हैं, आप अपनी मर्जी से खा नहीं सकते हैं, आप अपनी मर्जी से घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि अगला फिर DSC आता है। DSC वाले देखे होंगे, सिपाही खड़े होते ड्यूटी देते होंगे, उसकी तरफ से मतलब D डिसिप्लिन। जीवन में अगर मेरे में डिसिप्लिन नहीं तो चाहे मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, नेता हूं, अभिनेता हूं, कुछ भी हूं, मैं फिर इंसान नहीं हूं। अगर जिंदगी में अनुशासन नहीं है। एस सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। लोग बहुत मेरे से चैट करते हैं, सर फौज में भर्ती होना है लेकिन डर लगता है। पर डरने वाले को तो फौज में आना ही नहीं चाहिए।
जिसको डर लगता है उसको फौज में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बुज़दिलों की कोई जमीन नहीं होती। बुज़दिलों का ना घर ना कोई जमीन होती है, और डरने वालों के लिए फौज नहीं होती है। जो बुज़दिल होते हैं उनकी कोई जमीन नहीं है, उनको तो कोई भी थप्पड़ मारेगा भगा देगा वहां से। और जो डर रहा है उसके लिए तो फौज है ही नहीं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी हमारी बेटी ने, जिसके हाथ नहीं है, पैरों से तीर कमान साधा और सीधा गोल्ड के ऊपर निशाना लगा दिया। ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा होगा, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है वो ऐसा भाला फेंक देता है और भाले की तरफ देखता भी नहीं कहां गया, वो पहले से कह देता गोल्ड मेरा है। यह है आत्मविश्वास की शक्ति। सी, एक सी और बच गया ना, कंटिन्यूटी, निरंतरता। जिस काम को आप कर रहे हो वो निरंतर होना चाहिए। निरंतरता, अगर निरंतरता हमारी लगातार अगर हम चल रहे हैं तो हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अगर उसके कदम रुक गए तो वो रेस को पास नहीं कर सकता है। हमें एक उत्साह होता है, जुनून होता है, चलने की एक इच्छा शक्ति होती है, दौड़ते हैं हम, लेकिन दौड़ते दौड़ते जब मंजिल बहुत करीब होती है वहां रुक जाते हैं। आपने वहीं पर कंटिन्यूटी तोड़ दी, वहां आप के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम होने लगा, नहीं हो पाएगा, और वहां हम आकर के हार जाते हैं। 2 कदम दूरी तो है हमारा मंजिल, लेकिन वो मंजिल हमेशा पर्दे के पीछे होती है। तो हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जो आप काम कर रहे हैं उसको निरंतर करें, तभी आप सक्सेस होंगे। तो उस सपने को इसी तरह से लगातार जीता रहा, देखता रहा। 11th पास किया, 12th में आया ही था, मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था थी और फौज में भर्ती होकर के चला गया। और आपके भी आदर्श रहे होंगे, शायद आपके आदर्श होंगे, कोई रोल मॉडल आपने चुना होगा, और उसी रोल मॉडल के आधार के ऊपर आपने अपने कैरियर को भी निर्धारित किया है, चुनाव किया है। मेरे जीवन का तो रोल मॉडल वो 21 साल का नौजवान जो 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है और पाकिस्तान के एक पूरे स्क्वाड्रन को ध्वस्त कर देता है और फिर खुद मां की गोद में सो जाता है। लेकिन गर्व तब होता है कि वो पाकिस्तानी कमांडर हिंदुस्तान आकर के जब उसकी मां के चरणों को छू करके कहता है, मां तूने बेटा नहीं बल्कि एक शेर को पैदा किया है। ये मेरा जीवन के आदर्श। नाम जानते हैं? नहीं जानते होंगे। कितने क्रिकेटर, कितने ने कितनी सेंचुरी बनाई है वो जानते होंगे? जानते हो? यस, ये जानते हो, क्योंकि कल मैं लातूर में था, आप जैसे बहुत सारे नौजवान वहां पर भी बैठे हुए थे और वो फौज के ऑफिसर बनने की तैयारी करने के लिए वहां पर आए थे। मैं उनसे भी पूछा, क्योंकि हमने रोल मॉडल, अपने जीवन के आदर्श एक अलग चुने हुए हैं। हमने कभी अपने उन वीरों को रोल मॉडल नहीं चुना। हमने कल्पना चावला को रोल मॉडल नहीं चुना। हमने उस रानी लक्ष्मीबाई को रोल मॉडल नहीं चुना। हमने इस धरती से बहुत नजदीक जम्मू के आरसपुरा सेक्टर कैप्टन बाना सिंह को अपना आदर्श नहीं चुना, जिसने -50 डिग्री टेम्परेचर में, -50, कल्पना कीजिए, चंडीगढ़ का 2-3 डिग्री आता है, हम घर से नहीं निकलते, बिस्तर से निकलना नागुजार समझते हैं। -50 डिग्री टेम्परेचर, 21,153 फीट हाइट थी, स्पेशल फोर्स थी,
कैद पोस्ट के नाम से जानी जाती थी, और उस बाना सिंह ने उस 121,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर तिरंगा फहरा करके आज उसको बाना पोस्ट के नाम से जानते हैं। तो हमें रॉयल मॉडल अपने चुनने के, आदर्श चुनने का, अगर बच्चा नहीं चुन पा रहा है तो पेरेंट्स और शिक्षक की जिम्मेवारी बनती है कि उनको एक ऐसे आदर्श से वो चुने, ताकि वो जीवन में चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, कुछ भी बने, लेकिन एक हिंदुस्तानी जरूर बन जाए वो। अगर उसका आदर्श ऐसा होगा तो वो जरूर एक हिंदुस्तानी होगा। तो उसी आदर्शों के भाव में भर्ती होकर के गया, 1 साल की ट्रेनिंग की, और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं वापस पहली पोस्टिंग कश्मीर में आया। आज एहसास होता है कि मैं आया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था, क्योंकि परमात्मा को मालूम था कि उस दिन के बाद इस धरती पर एक बड़ा युद्ध होने वाला है। हम तो इन आंखों से उतना देख सकते हैं स्वामी जी जितना देखा जा सकता है। उस परमात्मा ने तो हमारे भ्रूण से लेकर के मृत्यु तक हमारे जीवन का मार्ग देखा हुआ है। और बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी होता है। अभी आपको जो यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है? ताकि आप आगे चलकर के आपके पास एक अनुभव है, यह आपकी क्षमता को, सक्षमता को, ज्ञान को बढ़ा रहा है, ताकि आने वाले समय के अंदर जब आपके पास पेशेंट आए तो अपने ज्ञान अनुभव के आधार के ऊपर आप उसको ट्रीट कर सकें, उसका ट्रीटमेंट कर सकें, उसकी जिंदगी को बचा सकें। तो यह बड़ा युद्ध होने वाला था। तो कश्मीर में तो 1990 से और आज तक दहशतगर्दों के साथ, उग्रवादियों के साथ हमारी फौज एक युद्ध लड़ती चली आ रही है। उस युद्ध का हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला। समय तो अपनी गति से चलता है, और इस जीवन में अगर सबसे बेशुमार कीमती चीज है तो वो समय है। आज के एक पल को कल पूरी दुनिया की दौलत से खरीद नहीं पाओगे, और आज के एक पल को कल दौड़ करके पकड़ ले, दुनिया में ऐसा कोई धावक पैदा नहीं हुआ आज तक। तो इस समय अपनी गति से चलता है। और नौजवान साथियों, अगर ये समय की बहुत बड़ी विशेषता है, जो समय के साथ कदम से कदम मिला करके चला, तो ये समय आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। और इसकी बहुत बड़ी विशेषता भी है, अगर आप रुक गए तो आपकी बाजू पकड़ करके साथ में लेकर के चलने वाला नहीं है, ये आपको वहीं खड़ा हुआ छोड़ करके चला जाएगा। तो हमें समय के साथ चलना होगा। समय तो अपनी गति से बह रहा है। वर्ष 1998 में आया जब भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो समझ चुके थे, उनको एहसास और आभास हो गया था कि दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया। और यह सच है, चाहे विश्व की शांति हो, विश्व की उन्नति हो, तब भी विश्व के अंदर शांति चाहिए, और राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए भी शांति चाहिए। किसी सोसाइटी का उन्नति और विकास के लिए शांति चाहिए। और ये एक व्यक्ति के ऊपर भी आधारित होता है। अगर एक व्यक्ति स्वयं अपने आप में विकसित और उन्नत होना चाहता है तो उसके मन और चित्त के अंदर शांति होनी चाहिए। जब हमारे मन और मस्तिष्क में विचारों का युद्ध चलता है, द्वंद्व होता है, तो उस युद्ध में, उस विचारों के कॉन्फ्लिक्ट में हम कुछ भी नहीं डिसाइड कर पाते और हम वहीं खड़े हुए रह जाते हैं। तो ये उस शांति को कायम रखने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाहौर बस यात्रा समझौता एक्सप्रेस शुरू की। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने।
दोनों मुल्क तरक्की की राह पर आगे बढ़े, तो उन्होंने कारगिल, बटालिक, दरास, तुर्तुक ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है, -60, जहां आपका लहू नहीं बल्कि हड्डियां भी जम जाती हैं, ऐसे क्षेत्रों में आप ही के गली, शहर, मोहल्ले, प्रदेश और देश के बेटे और बेटियां आज भी उस सेक्टर में खड़े होकर के दिन रात अपने कर्तव्य का पालन इसलिए कर रहे हैं ताकि इस देश का युवा पढ़ लिख करके अपने कैरियर को बनाकर इस राष्ट्र को आंतरिक रूप से सशक्त और समृद्ध बना सके। वो दिन रात अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां, मई और जून का महीना जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, तब वहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर था। जितनी देर अभी आपसे बात करते हो गया, इतनी देर अगर बैरिक से बाहर खड़े हो जाए तो चेहरे की स्किन फट जाती थी, खून टपकना शुरू हो जाता था। और आप जानते हैं, जिसके पास हाइट्स होती है उसके पास एडवांटेज होता है। वो तो इतनी भारी संख्या में अपनी मैन पावर, इक्विपमेंट, राशंस वहां पर डिप्लॉय कर चुका था, और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे। उनका जो इरादा था, नेशनल हाईवे 1 अल्फा श्रीनगर टू ले, जोजिला पास से इसको कट ऑफ करके पूरे ले वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में करने का, लेकिन भूल गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में तो सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। इन्हीं हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उन पहाड़ियों पर बने हुए बंकरों का उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। हमें भी द्रास सेक्टर में भेजा गया। द्रास सेक्टर में तोलोलिंग टॉप, उसके ऊपर 22 दिन तक युद्ध लड़ने का मौका मिला। 22 दिन के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को उस तोलोलिंग टॉप के ऊपर भारतीय सेना ने पहली सफलता के रूप में विजय प्राप्त किया था। एक सफलता मिलने के बाद रुक जाना नहीं होता है। फौज के अंदर एक टास्क के बाद दूसरा टास्क दिया ही जाएगा, और जो टास्क दिया जा रहा है वो आपकी क्षमता और सक्षमताओं के आधार पर दिया जा रहा है। तो हमें टाइगर हिल को कैप्चर करने का टास्क भी मिला। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जिस पर ऑक्सीजन नहीं थी, बर्फ ही बर्फ, वहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ऐसी पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम का पुनर्गठन किया गया, जिसको सिविल भाषा के अंदर कमांडो टीम कहते हैं और फौजी भाषा में उसको घातक प्लेटून कहते हैं। उस टीम के बहुत सारे जवान शहीद हो चुके थे, बहुत सारे जवानों को नए उसमें चयन करना शुरू किया। तो नौजवान साथियों, आपको कहना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। जो बहुत देर से आप मेरे को बड़ी विस्मित भरी निगाहों से देख रहे हैं कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा हो गया है, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूं। आप लोगों की तरह ही एक मां के गर्भ से पैदा हुआ एक किसान और जवान का बेटा हूं, कोई शक्तिशाली नहीं हूं। और कोई अलग से शक्ति ईश्वर ने मुझे नहीं दी, इतनी बड़ी योग्यता भी नहीं थी। लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान जो हमारे फॉरवर्ड में जवान लड़ रहे थे, तो हम 15 जवानों को एक काम मिला कि जो फॉरवर्ड में जवान, उनको राशन और अम्युनिशन पहुंचाना है। सुबह 5:30 बजे सामान उठाते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे। 15 में से हम 3 जवान ऐसे जो 22 दिन तक बिना सोए, बिना खाए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे।
और उसी काम की बदौलत हम तीनों जवानों की पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकल और मेंटल बहुत स्ट्रांग हैं, इनको इस घातक प्लाटून कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस टीम का हिस्सा बना। उस टीम के जो नए ऑफिसर कमीशन होकर के आए थे, उनको उस टीम की कमान दी गई। 1-2 दिन का रिहर्सल हुआ और फिर आखिरकार हमने उस पहाड़ी पर चढ़ना भी शुरू कर दिया। जो ये अवस्था है, कितने नखरे वाली अवस्था है। नहीं, मैस में जाएंगे, घर जाएंगे, बोला ये मेरी पसंद का नहीं है। मम्मा ये तुमने क्या बना दिया, इसको तो मैं खाता ही नहीं था। चावल क्यों नहीं बनाया, ये चावल बना दिया, ये तो कच्चा है चावल। सब्जी में ये क्यों नहीं है। कितने नखरे हैं। और हम उस अन्न को फिर फेंक देते, थाली में छोड़ देते। तुम उस अन्न का अनादर नहीं कर रहे हो, इस भारत माँ का अनादर कर रहे हो, जिसके गर्भ से वो पैदा हुआ। उस किसान अन्नदाता का अनादर है, जिसने अपने पसीने को खेतों में लहू की तरह बहाया है और फिर न जाने कितने लोगों की मेहनत के बाद वो अन्न एक रोटी के रूप में आपके थाली में आया। और जब आया तो आपने उसमें नखरे हो गए। जीवन में कभी इस अन्न का अनादर मत करना। पूड़ियां देखिए, पूड़ियां खाई भी होंगी। जब गरम पूड़ी को बूट के बोरे में भरा जाता है तो पापड़ियां बूट के जोरे में चिपक जाती हैं। तो रात को जब वापस आते थे ना, पूड़ियां तो अपने साथियों को दियाते थे और बोरों को रात को ऐसे झाड़ करके जो पापड़ियां होती थी उसको चाय में डाल करके पी करके 22 दिन तक जिंदा रहे। हाइट ज्यादा थी टाइगर हिल की 17,000, तो दुश्मन के पास एडवांटेज और दुगना हो गया था। वो ज्यादा दूर तक देख सकता था और ज्यादा दूर तक देख सकता था तो ज्यादा दूर तक वो मार भी सकता था। और लोगों की मानसिकता बहुत कईयों की हो जाती है, डगमगा जाती है। अरे फौजी हैं तो मरने के लिए ही तो है। मैं उनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए कह रहा हूं कि फौजी मरने के लिए नहीं है, फौजी तो मारने के लिए होते हैं। तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए रात का सहारा लिया। रात भर पहाड़ी पर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से 2 रात और 1 दिन चेहरे से खून टपकता रहा। ऊपर से दुश्मन की गोलाबारी चलती रही, लेकिन ये हिंदुस्तान के जवान बेखौफ निडरता के साथ, साहस के साथ कदम से कदम मिला करके इस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य है, शायद कल की ही तो बात है। 25 साल होने वाले हैं। सुबह का वक्त, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया, दुश्मन ने फायर खोल दिया, रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल 7 जवान हम ऊपर पहुंच पाए। ऊपर पहुंचे तो सामने फिर बंकर। 7 जवानों ने पलक झपकते आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर तो एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी का स्ट्रेंथ 150 और हम केवल 7। लेकिन इतनी भारी संख्या बल देखने के बाद भी घबराए नहीं, हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, बल्कि साहस के साथ, निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते वो पल, वो परिस्थिति आई कि तब एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है। मरना निश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को, जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं
सीने का दूध पिलाया है। सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने मां के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं, कभी पीठ पर गोली नहीं खाते। और कभी जीवन में किसी सैनिक का आर्थिक शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, आपको उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान मिलने वाला नहीं। और इतने तो बड़े हो गए थे, आप भी इतने बड़े हो गए थे, तो समझदार हैं कि जो धरती पर पैदा हो उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना है। लेकिन ऐसे नहीं, बुज़दिल और कायरों की तरह नहीं, चुनौतियों से डर करके नहीं। अरे मरना है तो लड़ करके मरना है, क्योंकि हमारी माओ ने कायर पैदा नहीं किए, हमें बुज़दिल पैदा नहीं किया, हमें तो सिंघनी और शेर पैदा किया है। और सिंघनी और शेर बुज़दिलों की तरह नहीं मरती, वो तो लड़ करके और मार करके मरती हैं। तो ये सोचा मरना है, लड़ करके मरेंगे, मार करके मरेंगे। ऐसे तीन तरफ से पहाड़ियों से दुश्मनों से घिरे हुए, तीन तरफ से गोलियों की बौछारें चल रही और लगातार 5 घंटे तक दुश्मनों का सामना करते रहे। 5 घंटे के बाद धीरे धीरे वो परिस्थितियां आई, वो दृश्य भी आए जो आज तक सिर्फ आपने फिल्मों के माध्यम से देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा भी है और जिया भी है। मुझे वो पल आज भी याद है, जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी, और मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए अपनी फील्ड पट्टी की पॉलिथीन फाड़ता है। उसका हाथ यहाँ तक जाता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से उसका पूरा सर निकल करके बाहर हो जाता है। उसका मैंने ऐसे हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाई। ऐसे मेरे बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट ग्रेनेडियर अनंतराम। मैं बोला यार सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसके आखिरी शब्द था। और उसको ऐसे सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती हुई मेरी गोद में आकर कैसे लेट जाता है। एक साथी आगे बढ़ता है, एक बम आकर के हमारे बीच में गिरता है, उसकी यहां से गर्दन कट करके जमीन पर गिर जाती है। बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चलता है, चारों तरफ खून की बौछारें होती हैं और फिर धड़ भी गिर जाता है। एक और साथी आया, एक और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। इस तरह से एक एक करके मैंने अपने तमाम साथियों को अपनी आंखों के सामने इस भारत मां की गोद में सोते हुए देखा है। उनको भी आभास हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। फिर उन्होंने रीचेक करने के लिए उनके जवान आए कि देखें तो सही इनमें से कोई जिंदा तो नहीं पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में से जब गोलियां मारते थे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। उसने सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, तो मैं देख रहा हूं कि उनकी बॉडियां उछल रही हैं। ऐसे भी मैं भी पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, फिर पैर में 2 जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है और उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता हुआ चला जा रहा। कोई दर्द का, कोई पीड़ा का कोई एहसास ही नहीं। ये कौन सा पी था? एक 3P का फॉर्मूला बताया था। ये 3P का लास्ट P है परफॉर्मेंस। आज छोटी सी भी सुई चुभती है तो असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन जब आपकी तमाम शक्तियां और मन कहीं एक जगह बंध गया हो तो इस शरीर के अंदर पीड़ा नहीं होती, मन से पीड़ा होती है। मन तो था ही नहीं।
तभी उस गोली की पीड़ा को सह पाया मैं। जब उनको एहसास आभास हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है, फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे, लात मारने लगे और गालियां देने लगे। ये सब कुछ पड़ा, देखता रहा, सहता रहा। बहुत देर के बाद के कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो, नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। जो हमले वाली बात मेरे कानों तक पहुंची तो मुझे आभास एहसास हुआ कि आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों को तक सूचना दे सकूं, बस इतने जिंदा रख दे। और ये सच है, अगर हम निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परमपिता परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, वो शक्ति तो साक्षात हमारे सामने खड़ी हो जाती है। और आज इसका प्रमाण भी आपको मिलने वाला है। हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उस साधना की, उस तप की, उस समर्पण का भाव ही हमारे पास तक नहीं आता है। महाभारत देखी थी ना? महाभारत देखी है? द्रौपदी का जब चीरहरण का दृश्य था, द्रौपदी तो कृष्ण की बहन थी। जब चीरहरण होने लगा, जब तक चीर को पकड़ करके वो कृष्ण को पुकारती रही, कृष्ण नहीं आए थे। और जैसे उन्होंने चीर को छोड़ करके दोनों हाथों से समर्पित हुई, पल भर के अंदर आकर के उनके चीर को बढ़ाना शुरू कर दिया था। अगर उस शक्ति से अवगत होना है, उस शक्ति को प्राप्त करना है, तो आपका इतना गहरा और उच्च कोटि का समर्पण होना चाहिए। फिर दोबारा से गोलियां मारने लगे, हथियार उठाने लगे। जब वो बहुत नजदीक आए, तब मन और मस्तिष्क के अंदर एक थॉट, एक विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज मैं आपके सामने भी खड़ा हूं। दोबारा से गोलियां मारी, फिर भी उसने बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम चला, शायद उसको एहसास लगा होगा, कुछ लगा होगा कि ये बंदा जिंदा है। वो रुक गया 2 कदम चलने के बाद, पीछे मुड़ा। तब मुझे लगा यार अब तो शायद बचना मुश्किल है। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और इस देश को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती, किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखाते जो बलिदान दिया है, उसको मैं दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहां पे पर्स रखा था, तो पूरी पैंट फट गई थी पहाड़ियों पे चलते चलते, और उस पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद मां भारती ने वो सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा, और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों से टकराई और रिकोचिट हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे आभास हुआ मैं तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, जब मेरा हथियार उठा करके जा रहा था, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब मुझे एकदम से चेतना आई, लगा यार मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। फिर मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर इस तरह से फेंक दिया। कोट के अंदर जो हुड लगे हुए थे, उस हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड तो फट गया, उसका यहां से पूरा सर उड़ा
और वो हमारे ऊपर आकर के इस तरह से गिर गया। उसके गिरते ही उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। चारों तरफ से गोलियों की फिर बौछारें शुरू हो गई। वही तो एक पल था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल करके बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से राइफल को उठाया, ऐसे पलटा खाया और वहां से ऐसे फायरिंग किया। 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तब उनको लगा, आभास हुआ, एहसास हुआ कि यहां अकेला नहीं है। नीचे से हिंदुस्तान की फौज की दूसरी टुकड़ी ऊपर चढ़ाई है। उनके हौसले परस्त हो गए, वहां से भाग खड़े हुए। चलने के लिए बेबस और लाचार था, क्योंकि इस पैर की पूरी मसल निकल गई थी और इस हाथ की पूरी हड्डी निकल गई थी। लेकिन उस समय तक भी हताश और निराश नहीं हुआ था। हताश निराश नहीं था, साहस और जोश के साथ खिसकता, रेंगता, फायर करता 4-5 मीटर तक उनके पीछे गया। तो 4-5 मीटर तक जाने के बाद देखता हूं सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनकी वेपन की डिप्लॉयमेंट, और वो उस समय सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे थे। बहुत देर वहां पर पड़ा हुआ देखता रहा। फिर मन मस्तिष्क के अंदर पागलपन छाया। योगेंद्र, नीचे जाना, अपने साथियों को बचाना है। फिर खिसकता रेंगता अपने उन साथियों तक पहुंचा जहां पे वो शहीद हो रखे थे। फिर मन में लगा कि हो सकता है इनमें से कोई मेरी तरह जिंदा हो। आकर के एक एक को देखने लगा तो किसी का पूरा सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। एक एक को गोद में रख करके रोता रहा, बहुत देर रोया। चारों तरफ छत बिछत अवस्था में लाशें ही लाशें पड़ी थी। और ये 19 साल का लड़का, जिसकी मात्र 2.5 साल की सर्विस, न उम्र का तजुर्बा था न सर्विस का अनुभव था, जिधर तक देख सकता था सिर्फ बर्फ और पहाड़ी के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, मुझे जाना है तो कहां जाना है। लेकिन फिर भी घबराया नहीं, हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। अपने साहस से अपनी शक्तियों को एक सूत्र में बांध करके बस एक विश्वास के साथ, एक आस्था के साथ, नीचे तो तुझे जाना है। एक एक को देख करके रोना शुरू किया। बहुत रोया। आप रोए कभी जीवन में? जब हम रोते हैं, मन से रोते हैं, रोने के बाद बड़ा हल्कापन फील करते हैं कि ये 3 थेरेपी हैं। 3 थेरेपी, हंसना, रोना और नाचना, जो हमें अपने आप से कनेक्ट कराती है। हम क्या हैं? क्या हैं हम? बॉडी नहीं है, हम एक सोल हैं। और जब हम अपनी सोल से, अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो हम दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपने आप को बहुत हल्का फील करते हैं, क्योंकि उस समय हम नहीं, हम परमात्मा हो गए। तो ऐसे रोते रोते जब शायद मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ तो मैं अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और जब परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हो गया। और पल भर के अंदर आवाज आई, योगेंद्र इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। लेकिन ये मन इतना चंचल है, इतना भ्रमित करता है, हमें एक जगह रुकने ही नहीं देता, विश्वास करने ही नहीं देता। इस मन ने पूरी चेतना को इस दर्द पर लेकर के आ गया और एहसास कराया कि हड्डियों के टुकड़े जब आपस में टकराते ऐसा ही पीड़ा होने लगी।
इस हाथ को ऐसे बांधने की चेष्टा करने लगा, ये कभी इधर लुढ़क रहा था, कभी इधर लुढ़क रहा था, लगा था शायद एक कट गया, तोड़ करके फेंक। ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा ही नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। हम एक बार ईश्वर से कनेक्ट तो हो जाएं, वो आपको डिस्कनेक्ट नहीं होने देगा। शायद ईश्वर को लगा होगा कि ये भ्रमित हो गया है, दोबारा से आवाज आई, योगेन बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। चारों तरफ देख रहा हूं तो कुछ था ही नहीं। फिर एक विश्वास जागृत हुआ कि ईश्वर तो था। 500 मीटर उस पत्थरों में पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ नीचे आया। फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया, तमाम जो जानकारी थी उससे अवगत कराया। पहाड़ियों पे चढ़ना बहुत आसान है, उतरना बहुत मुश्किल है। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाए। फर्स्ट एड तो हुआ, लेकिन लहू बहना बंद नहीं हुआ। यही वक्त शाम का वक्त था। जब मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचा, उन्होंने बोला, बेटा मेरे को कोई पहचानता मैं कौन हूं? साहब दिखाई कुछ दे ही नहीं रहा, सिर्फ बोल सकता हूं, सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाई, थोड़ी सी गर्मी सी महसूस हुई। मैं साहब थोड़ा सा पानी पिला दो, अभी जवान ऐठने लगी थी बारूद की वजह से। बोला पानी नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने सुना, डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने ग्लूकोज पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। फिर कहा कि कुछ बता सकता है? हाँ साहब बता सकता हूँ। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम उनको बताया। तो लास्ट में बोलते हैं, जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट हमने सर फील्ड पट्टी की है। क्यों? खाने के लिए पर्याप्त होता है सर, खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले जी वाले बिस्किट का पैकेट, एक बड्डी पेयर, सिर्फ आधा बिस्किट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सर भूख नहीं लगती है। इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहां पर हूं। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में। और वहीं पर मुझे जानकारी मिली, सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारे यूनिट ने, हमारी फौज ने उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया और बिना किसी कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया, सीज फायर हो गया, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी वहां से दिल्ली बेस हॉस्पिटल रेफर किया, 16 महीने बेस हॉस्पिटल में रहा और उसके बाद फिर वापस भारतीय सेना में गया। 25 साल भारतीय सेना में सेवा की और 31 दिसंबर 2021 को सेवा निवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूं। आपसे सब एनर्जी की बात करते हैं क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट, आप जानते हैं एनर्जी एनर्जी एनर्जी, लेकिन उस एनर्जी से कभी आपने परिचय किया? कभी उसका आभास हुआ, उसका प्रयोग किया? लोग आकर के बोलते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सच में, क्योंकि मन कैमरा है और माइंड ये खनिज भंडार है। ये यहां जिस तरह की पिक्चर जाती है, परमात्मा ने ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य यहां दी है। जिस तरह की पिक्चर इस माइंड में जाती है, माइंड वैसी एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट कर देती है, वैसी हार्मोन्स हमारी बॉडी में आने लगते हैं और बॉडी उस तरफ चलने लगती है। 30-30 सेकंड के प्रयोग हैं, आपको आज इसका एहसास करा देता हूं कि एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी है क्या? करोगे? करना है? एनर्जी से अवगत होना है ना? तो जरा कमर सीधी करके बैठिए, कमर सीधी करके बैठिए। जैसे मैं करूंगा वैसे करना है। आपको कुछ सेकंड के बाद एनर्जी का एहसास हो जाएगा। मन से करोगे तो हो जाएगा।
गर्म हुए 10-10 बार दबाइए ऐसे। नहीं हुआ कुछ भी क्या करंट लगा मैग्नेटिक फील हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील हो रहा है ना। अभी आपको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, उसका भी प्रयोग, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कि हमारा माइंड विजुअलाइज जब करता है तो हमारी बॉडी में किस तरह के रिएक्शन होते हैं। आंखें बंद कीजिए, कमर सीधी करके बैठे रहिए, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उसको विजुअलाइज करना है। ओके, आप बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे, बहुत चारों तरफ से बहुत खुशबू है, और एक वेटर आपके सामने आता है, उसमें बहुत सुंदर सी प्लेट, उसमें 2 नींबू, चटपटा मसाला, एक चाकू लेकर के आपके पास आया, और आपने दाहिने हाथ से चाकू को उठा रहे हैं और नींबू के पहले 2 पीस किए और फिर धीरे धीरे एक एक करके 4 पीस कर दिए। फिर अपने मास्टर हैंड से चाकू की नोक, मास्टर हैंड से उस पीस को पकड़े हुए हैं और चाकू की नोक से आप जो है नींबू के उन बीजों को निकाल रहे हैं। पहले पीस का वो बीज निकाला, वापस प्लेट में रख दिया, दूसरा उठा रहे हैं आप, उसके भी नींबू के बीज निकाल करके फिर वापस उसको प्लेट में रख रहे हैं। इस तरह से एक एक करके तमाम 4 पीस के अपने बीज निकाल दिए हैं। चाकू फिर वापस प्लेट में टेबल पे रखा, अपने मास्टर हैंड से उस नींबू के छोटे से टुकड़े को उठा रहे हैं आप, उस चटपटे मसाले में लगाया, अपने मुंह की तरफ उस सांप को लेकर के गए, मुंह खोला, जीभ बाहर निकाले और अंगूठे और उंगली की मदद से उस नींबू के रस को अपनी जीभ के ऊपर डालते जा रहे हैं और फिर उस रस को आप आत्मसात करते हुए जा रहे हैं। एक एक करके आपने तमाम 4 पीसों के वो रस को आत्मसात कर लिया है। फिर वापस अपने दाहिने हाथ से उस चाकू को उठाते हैं, बचे हुए नींबू की अब की बार सिर्फ 2 ही पीस किया। फिर उस पीस में से वो बीज निकाल रहे हैं आप धीरे धीरे करके, और बीज निकाल दिए हैं, वापस रख दिया चाकू, और अब की बार वो आधा नींबू अच्छे से मसाले में लगाया और फिर पूरा मुंह खोला, जीभ बाहर निकाल करके बहुत ताकत के साथ पूरा रस की एक एक बूंद आपकी जीभ के ऊपर पड़ती हुई जा रही है और आप उसको आत्मसात करते हुए चले जा रहे हैं। आपने पूरा आत्मसात किया है उसका। फिर बचे हुए टुकड़े को भी फिर वापस अपने उस चटपटे मसाले में लगा करके फिर मुंह खोल करके
और जीभ के ऊपर पूरी ताकत के साथ नींबू की एक एक बूंद आपके जीभ के ऊपर गिरती जा रही है और आप उसका आत्मसात करते हुए चले जा रहे हैं। आंखें खोलिए। क्या हुआ? पानी आ गया? कहाँ बैठे हो? अब तो यहाँ बैठे हो, रेस्टोरेंट में बैठे नहीं थे। ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जिस चीज को आप यहाँ पे बैठाएंगे बॉडी के अंदर, वैसी प्रकार की जो एनर्जी क्रिएट होती चली जाएगी, वैसे ही तो आप बनेंगे। और पूरी दुनिया कहती है भारत युवाओं का राष्ट्र है। तो सच है, क्योंकि दुनिया जानती है कि युवाओं की शक्ति और सामर्थ्य के बारे में, कि भारत के युवा की शक्ति जिस तरफ भी बढ़ेगी, देश की तकदीर और तस्वीर उस तरफ भी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जो पुरुषार्थ वाला भारत हो, वीरत्व वाला भारत हो, साहसी भारत हो। ऐसे भारत का निर्माण करना है। और वो भारत आप हैं। वो भूखंड भारत नहीं, वो भारत आप हैं। और आपने अपने अंदर वो सामर्थ्य, वो पुरुषार्थ, वो वीरत्व, वो साहस, वो त्याग की भावनाओं को जागृत करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है कि 65% में, क्योंकि 65% देश के अंदर युवा है, लेकिन 80% को ये पता नहीं है इस युवा को सूरज कितने बजे निकलता है। क्यों? कुछ तो 2:30, 3 बजे तक पढ़ते हैं और कुछ 2:30-3 बजे तक ये रील जो इंस्टाग्राम पे डाल करके लाइक को चेक करते हैं कि मुझे कितने लाइक मिले। अगर लाइक नहीं मिले तो वैसे डिप्रेशन में आ गई। जिस दिन आपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से किसी उपलब्धि को प्राप्त कर लिया, उस दिन आपको लाइक चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया अपने आप आपको लाइक करती हुई चली जाएगी। तो जो हमारे युवाओं ने अभी जीवन शैली बहुत बदल दी है। रात को लेट तक सोना, सुबह दिन में लेट तक उठना। ये हमारे कितने ही बड़े हम पद पर पहुंच जाएं, कितना ही बड़ा हमारे पास ज्ञान हो, फिर भी हमारे मन के अंदर नकारात्मकता रहती है। क्योंकि हम जिस समय सुबह उठते हैं उस समय नकारात्मक भाव, एनर्जियों का प्रभाव शुरू हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि सुबह जो 4 से 5 का समय है, तो रोज प्रकृति, रोज ये परमात्मा हमारे घर दरवाजे पर वो एनर्जियों का भंडार लेकर के आता, वो खजाना लेकर के आता है, यार लूट लो। लेकिन हम तो नींद के मजे लूटते हैं, वो परमात्मा की शक्ति को नहीं लूट पाते, क्योंकि उठ ही नहीं पाते। तो जिसने जीवन में सुबह का उठना शुरू किया, उसके अंदर, जीवन के अंदर सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। और जब हमारी सकारात्मकता आती है तो हमारे थॉट सकारात्मक होते हैं, हमारा एटीट्यूड सकारात्मक होता है, हमारा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी हमारी पॉजिटिव होती है। और जब पॉजिटिव होती है तो हमारा ऑरा बनता चला जाता है। ऑरा समझते हो क्या होता है? आपने अपने भगवानों की तस्वीर अपने घरों में देखी होगी, उसके पीछे वो एक बहुत प्रकाश सा चमकता है, वही ऑरा है। हम सबके पीछे भी है, हम सबके पीछे भी है। और इस ऑरे की पावर बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। तो जितने हम सकारात्मक रहेंगे उतना ही हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का संग्रह होना लगेगा। और जितनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे पास आती जाएगी उतना ही हमारे ऑरा बढ़ता चला जाएगा, नूर बढ़ता चला जाएगा, तेज बढ़ता चला जाएगा, हमारा पुरुषार्थ और वीरत्व बढ़ता चला जाएगा। और हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उपलब्धि तो आपको मिल सकती है ज्ञान से, किसी की मेहरबानी से, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकती। उपलब्धि और कामयाबी में फर्क है भाई। आपको डॉक्टरेट, जब डॉक्टर बन गए, ये आपको उपलब्धि मिली है आपकी मेहनत से। लेकिन कामयाबी तब मिलेगी जब इस उपलब्धि की बदौलत
किसी के जीवन में बदलाव लेकर के आओगे, किसी के जिंदगी को बचाओगे, किसी की जिंदगी के अंदर एक रोशनी जगाओगे, उसके अंदर प्रकाश डालोगे, तब इस उपलब्धि नहीं बल्कि आपने जीवन को कामयाब जीवन जिया है। यही एक जीवन की शायद परिभाषा है। मैं इतना ही समझता हूँ। और हमने सुना है, और आप तो डॉक्टर हैं, बनने वाले डॉक्टर हैं, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हाँ बेटा, आप बोल रहे थे कितनी बार? 32 12 बार, 15 से 17 बार सांस लेते हैं हम 1 मिनट के अंदर। स्वस्थ मनुष्य, तब हमारी आयु 65 से 70 वर्ष। और जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने इन सांसों को ही केंद्रित कर लिया, सांसों को साध लिया, तो अपने मन को साध लेता, तो मन सकता है तो पूरा जीवन सज जाता है। मैं पुनः अनुरुद्ध जी, संत जी और सर, डॉक्टर सर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तमाम प्रोफेसर्स, माताएं और प्यारे बच्चों, बस 2 लाइन कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर। किसका? इस भारत के युवाओं का। हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।